अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिन नवीद और आज हम अपने यूट्यूब चैनल रेडी बैक बेंचर्स पे एक नई वेब सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे फ्रंट एंड से लेके बैक एंड। और इसमें काफ़ी सारे हमारे फ्रेमवर्क्स यूज़ होंगे, लैंग्वेजेस यूज़ होंगी। और इसमें हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जिसमें कि बैक एंड पे एक पोर्टल होगा जहाँ से यूज़र्स एक्सेस कर सकेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करने लगे हैं और इससे जो वेबसाइट हम बनाएंगे उसमें क्या कुछ फंक्शनैलिटीज़ होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करने लगे हैं टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, जो कि फ्रंट एंड बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। यानी कि हम अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट और डिफरेंट एनिमेशंस, कलर्स और हर चीज़ जो है उसको हम डायनामिकली यूज़ करते हैं विद इन योर वेबसाइट यूजिंग रिएक्ट जेएस। ठीक है। इसके बाद हम बैक एंड की तरफ आते हैं, यानी कि हम बैक एंड पे क्या यूज़ करेंगे। बैक एंड पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी वो होंगी एक्सप्रेस जेएस, जो कि एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसके अलावा नोड जेएस, ये सारी मैंने गूगल पे जाके हम सर्च की हुई है। इसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन का भी इसका बताऊंगा। ठीक है। और इसके बाद हम जो एक और चीज़ यूज़ करेंगे वो है मोंगोडीबी। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्री रेक्विजिट हैं इसके कोर्स के लिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। और इसके जावास्क्रिप्ट की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आप एक अलग कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकेंगे। अगर वो आपको नहीं पसंद तो आप यूट्यूब से कोई और कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस जो अ, हमारा ये जो वेब सीरीज़ है इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट में भी जितना हो सके वो सीखें। ठीक है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें लाजमी चाहिए होंगी, जैसे कि विजुअल स्टूडियो आईडी। अब ये आईडी मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन इसके अलावा एटम और काफ़ी सारे आईडी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, तो मैंने इसको यूज़ किया है विजुअल स्टूडियो आईडी को। अच्छा। तो सबसे पहले जो हम वेबसाइट बनाने लगे हैं, ठीक है, एक फुल स्टैक वेबसाइट होगी जिसका फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा, कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी होंगी। तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या जो स्टैक यूज़ कर रहे हैं इसे कहते हैं मर्न स्टैक। ठीक है। मर्न स्टैक मतलब कि मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस। ठीक है। मर्न इससे बनता है। और मर्न स्टैक में फ्रंट एंड जो है हमारा रिएक्ट पे बनेगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बैक एंड के लिए। अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये जो हमारा ट्यूटोरियल है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होंगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो से। ठीक है। जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमने कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले तो आप विजुअल स्टूडियो जो है वो डाउनलोड कर लें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसके अलावा आप अगर गूगल पे जाके सर्च करते हैं विजुअल स्टूडियो तो सबसे पहला जो आपके पास सर्च रिजल्ट आता है वो होगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का। ठीक है। अब मैं उसी वेबसाइट पर हूँ, यहाँ से मैं जाके डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से जो आप फ्री वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन, ये डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, सिर्फ आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और आपका विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं चूँकि पहले से ये स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं अपने पास। अच्छा। अब हमारा विजुअल स्टूडियो खुल गया है। इसके बाद हम जब भी कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो तरीका उसका ये होता है कि आप सबसे पहले उसको किसी एक कागज़ पे या किसी एक रफ सी जगह पे ना उसका पूरा स्केच बना लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आप कोई घर बनाना होता है उससे पहले नक्शा आपको चाहिए होता है। ठीक है। अगर आपने 3 मंजिला घर बनाना है तो आपको हर मंजिल का अलग अलग नक्शा चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपने 5 मरले का घर बनाना है तो उसके लिए 5 मरले का नक्शा होगा। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नक्शे होते हैं। ठीक है। जो कि
यूज़ होते हैं। तो इसी तरह जब आपने एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। या आप एक कॉपी पेंसिल पे भी बना सकते हैं, या फिर आप जिस तरह मैं यूज़ करने लगा हूँ draw.io, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप फ्री एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक डायग्राम बना के रखता हूँ। अच्छा, अब हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो बेसिकली होगी एक एजुकेशनल टाइप वेबसाइट, जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, टीचर होंगे, एक एडमिन होगा, क्लासेस होंगी, और उसके अंदर हम सिंपल फंक्शनैलिटी डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा डीप नहीं करना, एक वेबसाइट बनाना सीखनी है। तो इसमें होगा ये कि आपके पास एक सबसे पहले जो आपके पास चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी वो होगा एक टीचर जो कि क्लास को हैंडल करेगा, स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास होगी जहाँ पे वो इकट्ठे होंगे, और एक एडमिन, ठीक है। मैं एक ग्राफिक डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसको नीट भी बना सकते हैं, कागज़ पे भी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जिससे हमें पता लगे कि हमने करना क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इधर टेक्स्ट डालते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम क्या करने लगे हैं। तो एक सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ या एक यूज़र होगा वो होगा एडमिन, ठीक है। एडमिन के पास क्या इख्तियारात होंगे वो हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास टीचर होगा जो कि एक क्लास को हैंडल करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लास होगी जहाँ पे ये सारे इकट्ठे हो सकेंगे, यानी टीचर और सॉरी क्लास हो गया और एक स्टूडेंट होगा, या स्टूडेंट्स जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। अच्छा, अब यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि हमने बेशक एक एक डब्बा बनाया है इसके लिए, ठीक है, लेकिन ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो यूज़र हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन हम जो फंक्शनैलिटी डालेंगे उसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये कितनी चीज़ें होंगी, यानी कितने टीचर होंगे, कितने क्लासेस होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, कितने एडमिन होंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक एडमिन बनाऊँगा, ठीक है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, और इसके अलावा इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। अब एडमिन जो है वो सिर्फ ऐसा करेगा कि हमारे पास जो वेबसाइट पे एक लॉगिन या रजिस्टर पेज होगा, ठीक है, जहाँ पे जाके आप लोग रजिस्टर कर सकेंगे। एक स्टूडेंट तो रजिस्टर कर सकेगा, लेकिन एक टीचर को अगर आपने रजिस्टर कराना है तो अगर हर बंदा ही टीचर बन के रजिस्टर हो जाएगा तो वो क्लासेस बना लेगा और स्टूडेंट बना लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए इसको लिमिट करने का, ठीक है। तो हम एडमिन के अंदर एक फंक्शनैलिटी रखेंगे जो कि सिर्फ टीचर का जो यूज़र है उसे क्रिएट कर सकेगा, यानी कि वो जो टीचर है आप खुद रजिस्टर नहीं हो सकेंगे उस पर। एक एडमिन जो है वो सिर्फ आपको एक टीचर बना सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक कंट्रोल करने के लिए, ताकि हर बंदा हर कोई स्टूडेंट भी टीचर के लिए ना कर ले, यानी कि टीचर एज अ टीचर रजिस्टर ना कर ले, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि अगर हम क्रिएट कर रहे हैं टीचर तो हमें साथ एक रिमूव का फंक्शन भी होना चाहिए ताकि वो रिमूव कर सके, ठीक है। ये कुछ गलत हो गया है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक टीचर है, ठीक है। टीचर क्या करेगा, टीचर क्लासेस बना सकेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किधर गया ये टेक्स्ट, ठीक है। अब टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसमें होंगी कि वो एक क्लास क्रिएट करे, ओके हो गया। इसके बाद क्लास रिमूव करे, अच्छा। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, असाइनमेंट्स असाइन करेगा, अच्छा। और क्लास में देखते हैं, क्लास में क्या होगा। क्लास जो है वो उसका कोई काम एज सच नहीं होगा सिवाय इसके
कि अगर आपको कोई टीचर असाइनमेंट असाइन करता है, ठीक है, तो अब वो असाइनमेंट हर स्टूडेंट को नोटिफाई होनी चाहिए, यानी कि क्लास जो है वो हर स्टूडेंट को नोटिफाई करेगा कि आपकी असाइनमेंट टीचर ने दी है, ठीक है। तो क्लास में क्या होगा कि वो असाइनमेंट जो है नोटिफाई करेगा। अब टीचर ने तो एक असाइनमेंट बना दी, दे दी, ठीक है। अब क्लास का काम होगा कि वो आगे सारों को बताए। तो इसके अलावा क्या होगा, इसके पास अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शंस लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं लिख रहे। प्रॉपर्टीज़ भी आप लिख सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा, ठीक है। जब साथ साथ हम डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बाद में मतलब लगता है कि डालनी चाहिए, जैसे कि नेम और ईमेल, पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन कई जगह आपको और चीज़ें चाहिए हो जाती हैं, जैसे एक प्रोफाइल पिक्चर आपको बाद में दिल करता है तो आप डाल देते हैं। तो जैसे जैसे हम वो प्रॉपर्टीज़ जिस जिस चीज़ की डालते जाएंगे तो वो हम लिखते जाएंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ फंक्शंस, जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी वो डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद यह है कि स्टूडेंट क्या कर सकेगा। स्टूडेंट जो है वो अ, अ, अब स्टूडेंट का काम जो है यहाँ पे सिर्फ ये होगा कि वो एक क्लास ज्वाइन करे, एक क्लास से अपने आप को विड्रॉ कर ले, असाइनमेंट्स सबमिट करा ले, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई ख़ास फंक्शन मेरा नहीं ख्याल कोई होना चाहिए इसके लिए। हाँ, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो उनको चेंज करना, ये वो सारे फंक्शन आप डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि जो बेसिक हम फंक्शनैलिटीज़ हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, एक असाइनमेंट अगर उसको मिलती है तो वो उसको सबमिट कर सकेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्टूडेंट है वो एक क्लास ज्वाइन कर सकेगा। अच्छा, इसके अलावा हम एक काम और कर सकते हैं कि क्लास से वो निकल सकेगा, यानी कि आप क्विट क्लास कर सकेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक बेसिक से हमने वो चीज़ें बना ली जो हम डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस होंगे, कौन सा यूज़र कौन सा फंक्शन लिख सकेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी जो कि हम साथ साथ जैसे जैसे डेटाबेस बनाएंगे तो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप अब हम जो मर्ज स्टैक यूज़ करने लगे हैं उसके बारे में आपने कुछ जानना है तो आप सिंपली रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, मोंगो डीबी, ठीक है, जो हम टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। जैसे ये मोंगो डीबी की डॉक्यूमेंटेशन है, या इसी तरह आपको नोड की भी मिल जाएंगी। इस वक्त मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है, लेकिन आपको node.js.org पे उसकी ये जैसा कि आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं गूगल पे ही, तो ये यहाँ से आप जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है। और इसी तरह एक्सप्रेस में भी आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। और रिएक्ट में भी आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा। अच्छा, अब इन सारों का यूज़ क्या होता है, सिर्फ मैं आपको वो क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें आपको उन सारों का यूज़ बता दूंगा। इसके अलावा यूजेज के बाद जो है हम थोड़ा सा अपना जो इन्वायरमेंट है उसको सेट करेंगे ताकि हम एक अच्छा कोडिंग कर सकें, आपको इजी हो, ठीक है, फॉर्मेटेड कोडिंग हो। और अगर आपको कोई डिबगिंग करनी पड़ती है, कोई एरर्स आ जाते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दूं। रिएक्ट जेएस जो है वो बेसिकली एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये करता क्या है कि फ्रंट एंड पे पहले हम जिस तरह HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिएक्ट जो है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि हम एक मॉड्यूलर फॉर्म में हम अपनी जो फ्रंट एंड है उसको एक मॉड्यूलर फॉर्म में ले आएं। यानी कि अगर हमारे पास एक घर है, ठीक है, तो घर के अंदर एक कमरा आपका होगा, एक आपके भाई का होगा, एक आपकी बहन का, एक अम्मी अब्बू का, ठीक है। तो हर कमरा जो है वो अलग अलग आपको असाइन है, ठीक है।
आप अपने कमरे में आप अपने काम करेंगे, ठीक है, बाकी सारे अपने अपने काम करेंगे। तो इस तरह ये होता है कि आपको एक जगह डिफाइन हो जाती है, ठीक है। इस तरह रिएक्ट जो है वो बेसिकली एक मॉड्यूलर फॉर्म प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट के फ्रंट एंड को, ठीक है। अब आपका जो फ्रंट एंड है उसमें हम जो नैव बार है इसको हम एक अलग कंपोनेंट में लिख लेंगे। इसके अलावा आपके पास जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि फुटर हो गया, बॉडी होगी, अगर आपको थोड़ी बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, बूटस्ट्रैप की नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको नहीं है तो आप हमारे चैनल पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप इन सारों के ट्यूटोरियल देख सकेंगे, ठीक है, और उधर से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर आपको नहीं भी है तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये आपको ना सिर्फ डिफाइन करता है, एक एरियाज डिफाइन करता है, डिफरेंट चीज़ों के एरियाज डिफाइन कर देता है, ताकि हम कोई प्रॉब्लम आती है किसी जगह पे तो डायरेक्ट हम उस पार्ट पे जाएं, उसको मॉडिफाई करें और उसके बाद हमारे वेबसाइट बन जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस जो है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये अब यूज़ क्यों होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि हमें ना एपीआईज बनानी पड़ती हैं। एपीआईज अब क्या होती हैं? एपीआईज बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो आपकी डेटाबेस को आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एपीआईज बेसिकली आपके पास ना सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, डाटा को डेटाबेस से उठा के फ्रंट एंड पे ला रहे होते हैं या फ्रंट एंड से उठा के डेटाबेस पे जा रहे होते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि रिक्वेस्ट बनाना, ठीक है। कोई चीज़ हमने मंगवानी है तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं डेटाबेस से, या फिर आपने कोई चीज़ उसमें पुट करनी है डेटाबेस में तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है तो नोड जेएस में आप प्रोसेस कर सकते हैं डाटा को, यानी कि अगर आपने डाटा को चेंज करना है या आप कोई चीज़ ऑटोमेटिक असाइन करना चाहते हैं या कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो वो नोड जेएस में आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस का काम जो होता है वो बेसिकली सिर्फ ये होता है कि वो एपीआई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रेस्टफुल एपीआई कहते हैं इसको, ठीक है। रेस्टफुल एपीआई क्या होता है? रेस्टफुल एपीआई एक बैक एंड एपीआई होती है, यानी कि वो फंक्शंस होते हैं जो कि मोंगोडीबी को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस पूरे पैकेज को हम एक्सप्रेस, नोड जेएस और मोंगोडीबी, इस पूरे पैकेज को हम रेस्टफुल एपीआई भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस के बाद हमारे पास आ जाती है नोड जेएस। अब नोड जेएस क्या है? नोड जेएस बेसिकली जावास्क्रिप्ट के एक और फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये क्यों यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये ना आपके ब्राउज़र से बाहर, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसका प्रोसेसिंग जो है वो नोड जेएस पे होती है, ठीक है। अब ब्राउज़र से बाहर का क्या मतलब? ब्राउज़र से बाहर का मतलब ये है कि आप जब एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, ठीक है। वो कोई डाटा रिट्राइव नहीं कर रहा होता, वो कोई डाटा पुट नहीं कर रहा होता, फोर्स नहीं कर रहा होता मोंगो डीबी में, वो कोई चीज़ आपके साथ मतलब कोई फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर रहा होता। फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी सिर्फ इतनी होती है कि वो आपको एक वेबसाइट नज़र आती है, उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, डाटा क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आता, ठीक है। तो नोड जेएस क्या करता है? वो आपको वेब ब्राउज़र से बाहर लेके जाता है और बैक एंड पे आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सारा काम जो है वो नोड जेएस पे हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका नोड जेएस का आ गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेटाबेस आप बहुत सारी होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस इसके अलावा जो नॉर्मली यूज़ होती हैं वो हैं मोंगोडीबी या फिर उसके अलावा फायरबेस, ठीक है, फायरबेस डेटाबेस। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मोंगोडीबी के साथ आपको नोड जेएस और एक्सप्रेस जो है वो यूज़ करना पड़ता है ताकि आप उनकी फंक्शनैलिटीज़ यानी कि ड्राइव कर सकें या क्रिएट कर सकें, जिसकी वजह से आप मोंगोडीबी में कोई डाटा स्टोर करेंगे या रिट्राइव करेंगे। फायरबेस जो है ऑन द अदर हैंड नोड जेएस यूज़ करता है, लेकिन उसके लिए एक्सप्रेस आपको यूज़ करना नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके जो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो कर रहा होता है। लेकिन यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो मोंगोडीबी है क्योंकि ये थोड़ी सी आपके पास कस्टमाइजेबल होती है, ठीक है। आप इसको इजीली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको किस किस किस्म के यूज़र चाहिए, फिर उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, वो तो खैर हम एक्सप्रेस में लिखेंगे, लेकिन उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे या प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यानी कि उनके पास क्या क्या खसूसियात होंगी, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम मोंगोडीबी में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है।
अच्छा, हम प्रॉपर वेबसाइट बनाना तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से शुरू करेंगे, ठीक है। इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, एक अपने पास जो है ना एक इन्वायरमेंट सेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देख लेनी है कि वो क्या है। अच्छा, हम जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक जैसे इसको ओपन किया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें जो है वो प्लगइन्स होंगे जो हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइड बार आ रही है आपकी, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं, आप यूज़ करें तो बेहतर होगा, ताकि आपके पास कोई एरर वगैरह है तो उसको कैच करना इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ना यूज़ करें तो इसके अलावा भी आप कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप ये सारे जो हैं प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहला जो प्लगइन है वो है ब्रैकेट पेयर कलराइजर, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि हम फंक्शंस जो है वो कॉल करते हैं, और फंक्शंस के अंदर फिर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, या फिर कोई स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हमने कोई फंक्शन बनाना होता है। अब उसमें देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ हो रही हैं। जब हम डीबग कर रहे होते हैं या कोई एरर आ जाता है, तो ये पता लगाना मुश्किल होता है कि किस जगह पे कोई सिंटैक्स का एरर आ गया, ठीक है। तो उस जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट कलराइजर काम आता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इसके इर्द गिर्द जो ब्रैकेट है वो ब्लू है, लेकिन ये जो ऊपर हमने डॉक्यूमेंट को असाइन किया हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो आपके पास ब्रैकेट है वो पिंक पर्पल से कलर में है, ठीक है। जबकि यहाँ पे नीचे एक फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो येलो से कलर में ब्रैकेट है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये डिबगिंग में काम आती हैं, यानी कि हमें पता लग जाता है कि इस जगह पे एरर है, इधर है या इधर है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके आपने एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ES7 React Redux GraphQL React Native स्निपेट्स, ठीक है। ये जो है आपके पास प्लगइन है, ये सिर्फ यूज़ होता है रिएक्ट यानी फ्रंट एंड वाली साइड पे यूज़ होगा, ताकि हम जब क्लासेस बनाएंगे रिएक्ट की, या हम कोई फंक्शंस बनाएंगे मॉड्यूलर फॉर्म में, जब हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आप क्या करना चाहते हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे और आपका पूरा कोड खुद ब खुद बना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ठीक है। ये कोड फॉर्मेटर आप अगर यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कोड है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह ये हुआ है। या फिर आपके पास इसके नीचे एक कोई एग्जांपल आती है, ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन आप जब यूज़ करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि आपका जो कोड होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने एक ही प्रोजेक्ट अभी बनाया था लास्ट, मैं उस पर काम कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। App.js, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कोड प्रॉपरली फॉर्मेट है, ठीक है। कोई चीज़ आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, सारी जो लाइंस हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। दरमियान में एक लाइन का गैप है जो मैंने वो दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट जहाँ पे शुरू हो रही है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको ये देखें, इसको यहाँ पे शुरू करूँ, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मैं ख़त्म कर दूँ, जब मैं सेव करूँगा इसको तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होती है ताकि आपका कोड जो है वो क्लीन हो और थोड़ा सा साफ नज़र आए, आपको डिबगिंग करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस थी, ये आपने यूज़ करनी है। तो काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल हो गया, तो अगले ट्यूटोरियल में हम ऐसा करेंगे, हम शुरू करेंगे अपना एक जो नया वेबसाइट का प्रोजेक्ट है। तो हमने इस ट्यूटोरियल में बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया सारी चीज़ों का। उसके अलावा हमने एक डायग्राम बनाई जो कि हम एक एजुकेशनल वेबसाइट टाइप बना रहे हैं, ठीक है, क्लासरूम टाइप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसके हमने एक जो जो यूज़र्स होंगे, ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटीज़ हमने एक जगह लिख ली, प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे इसमें। और हमने अपना एक जो आईडी या इन्वायरमेंट था जहाँ पे हमने कोडिंग करनी है वो हमने सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास वर्कशॉप में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम जब शुरू करेंगे तो आप लोगों के पास सिर्फ पहला प्रोजेक्ट होगा, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल नर्डी बैकबेंचर्स को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।